Hello students of class 10th, welcome to my class, and today we will be going to continue our second chapter of history, nationalism in India. Yesterday we have already discussed about the खिलाफत movement कि भाई गांधी जी ने कैसे खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे। अली ब्रदर्स को उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी और गांधी जी को भी हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने के लिए खिलाफत इशू में शामिल होना पड़ा था, क्योंकि ही वांट टू launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. And one way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. अब जो भी इंडिया के अंदर उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना था, उसके लिए उन्हें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को ही साथ लाने की ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने खिलाफत इशू को ज्वाइन करने की सोची. But there were some more leaders within the Congress जिनको कन्विंस किया जाना ज़रूरी था. तो इसके लिए कलकत्ता में एक सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ इन सितंबर 1920, एंड गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज. कलकत्ता में कांग्रेस सेशन हुआ इन 1920, सितंबर 1920, और गांधी जी ने यहाँ पर दूसरे जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको कन्विंस किया इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कि एक तरफ तो खिलाफत मूवमेंट में और उसके साथ साथ जो स्वराज हासिल करने के लिए मूवमेंट लॉन्च करना था उसके लिए भी उन्हें कन्विंस किया गया, क्योंकि जो दूसरे लीडर्स थे वो किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज दे वांट टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शंस. वो चाहते थे कि भाई काउंसिल इलेक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन अगर इस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. तो गांधी जी ने उनको धीरे धीरे तैयार किया और लास्ट में नागपुर में दिसंबर 1920 में एक सेशन हुआ और जितने भी बाकी लीडर्स थे वो लोग तैयार हो गए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई नॉन कोऑपरेशन ओनली, कि भाई नॉन कोऑपरेशन के बारे में ही क्यों सोचा, कोई और चीज़ क्यों नहीं. नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग, कि हम असहयोग करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि गांधी जी के ये मानना था कि ब्रिटिशर्स अभी तक जो यहाँ पर रुके हुए हैं इतने सालों से, इतना जो उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है इतने सालों से, बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन, जो हम उनको कोऑपरेट करते आ रहे हैं, सिर्फ उसी कारण वो यहाँ पर इतने साल तक रूल कर पा रहे हैं. अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करते तो वो पहले ही यहाँ से चले जाते. और ये सारी बातें उन्होंने अपनी एक फेमस बुक हिंद स्वराज में 1909 में ही लिख दी थी और इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को इस टाइम पर इम्प्लीमेंट करने की सोची. तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है, कोई भी इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है तो वो एकदम से तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी. तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाए उसको अलग अलग 2-3 स्टेजेस में हम प्रिपेयर करेंगे और तब इसको आगे लॉन्च करेंगे. तो दिस मूवमेंट वाज स्टार्ट, और जो पहला स्टेप उन्होंने उठाया, इट शुड बिगिन विद द सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट हैड अवॉर्डेड टू द इंडियंस. यानी कि सबसे पहला जो स्टेज था कि भाई जितने भी उनको इंडियंस को उपाधियाँ दी गई थी, टाइटल्स दिए गए थे, वो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको वापस कर दी जाएंगी. सेकेंड, अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, courts and legislative assemblies, schools and foreign goods would show their non-cooperation to the British Empire. कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे पुलिस की हों, कोर्ट की हों, स्कूल हैं, फॉरेन गुड्स हैं, उन्हीं सभी को हम बाइकआउट करेंगे, जिससे ब्रिटिश एम्पायर, जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही है, उसकी तरफ हम नॉन कॉपरेशन शो करेंगे ये सारी चीज़ें कर.
Mahatma Gandhi felt that in case the government used suppression, a full civil disobedience campaign would be launched. और महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि अगर भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको साथ कोई गलत बर्ताव करती है, उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो उसके बाद हम एक बड़े लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस मूवमेंट. डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट के अंदर अलग अलग जो ग्रुप्स थे जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था वो कौन कौन से थे. तो ये जो मूवमेंट था सिटीज़ में कैसे स्प्रेड हुआ, कंट्री साइड में कैसे हुआ, ट्राइबल एरियाज़ में कैसे हुआ, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज़ थे जो उन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करी थी सभी लोगों ने, वही हमने आगे अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद टाउन्स. नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स, ये शहरों में, ये सिटीज़ में किस तरीके से स्प्रेड हुआ. इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़. स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गिव्स अप studies, jobs, legal practices and joined movement. Council elections were also boycotted, foreign goods were boycotted and liquor shops were picketed. शहरों में जितने भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग थे, चाहे वो लॉयर्स हों, टीचर्स हों या स्टूडेंट्स थे जो यूनिवर्सिटीज़ जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, सभी ने अपनी स्टडीज़, अपने जॉब्स को छोड़ दिया. जितने भी काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बायकॉट कर दिया और जो भी विदेशी सामान था, लिक्विड शॉप्स थी, लिक्विड शॉप मीन्स शराब की जो दुकानें थी, उनको पिकेटिंग करनी स्टार्ट कर दी. पिकेटिंग का मतलब होता है कि भाई किसी को भी शॉप में अंदर नहीं जाने देना या उससे बाहर नहीं आने देना. एक बाहर पूरी तरीके से उसको लोग एरिया को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और अंदर और बाहर नहीं आने देते. तो दिस इज़ कॉल्ड पिकेटिंग सिस्टम. यही चीज़ें इंडिया में सिटीज़ के अंदर तेज़ी से होने लगी. अब ये था कि ये मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया सिटीज़ में इस तरीके से, और इसकी वजह से जो इकोनॉमी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी. अब जब आप ब्रिटिश गुड्स नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उन चीज़ों को इंपोर्ट भी नहीं करोगे इंडिया के अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है लाने का, क्योंकि जब लोग उन्हें यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने का क्या मतलब है. तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी थी इस टाइम पर बिल्कुल आधी रह रही थी. इसके पूरे डाटाज आपके बुक में दिए हुए हैं, वहाँ आप पढ़ोगे डिटेल में तो क्लियरली वो डाटाज आपको समझ आ जाएंगे. अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपने सारी चीज़ें तो बायकॉट कर दी, लेकिन आपके पास, इंडियंस के पास उनके सब्स्टिट्यूट नहीं थे. दैट्स वाई दे जॉइन दीज इंस्टीट्यूशंस अगेन, कि आपने स्कूल छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिए, लेकिन इंडियन जो लीडर्स हैं उनके पास उनको देने के लिए ना तो स्कूल्स थे, ना गवर्नमेंट जॉब्स थे, और दूसरी तरफ जो खादी यूज़ करनी शुरू कर दी थी वो इतनी कॉस्टली थी कि पुअर उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. और इसीलिए उन्होंने वापस से ब्रिटिश मिलमेड जो क्लोथ थे उनको पहनना स्टार्ट कर दिया. और यही रीज़न बना कि धीरे धीरे जो एक स्पीड बनी थी इसकी सिटीज़ के अंदर वो धीरे धीरे कम हो गई. हाउ मूवमेंट स्प्रेड इन कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स इन रूरल एरियाज़, कि भाई ग्रामीण इलाकों में ये आंदोलन किस तरीके से फैला और वहाँ पर क्या डिमांड्स थी फार्मर्स की. तो आपकी बुक के अंदर जो इंसिडेंट दिया हुआ है रूरल एरिया का वो है अवध का. अवध जगह का नाम है, सिटी का. और यहाँ पर जो मूवमेंट की लीडरशिप की थी that was led by Baba Ramchandra, and he was a indentured labor who worked in Fiji. वो एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम कर चुके थे फिजी के अंदर. इंडेंचर्ड लेबर मीन्स अ बॉन्डेड लेबर, यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, चाहे फॉर 5 years हो और 10 years, आपको उतने टाइम उस जगह पर रहकर काम करना पड़ता है. तो एज एन इंडेंचर्ड लेबर वो फिजी में काम कर चुके थे. और जब वो वापस यहाँ पर लौटे तो वहाँ पर इन्होंने अवध के अंदर जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनसे रिलेटेड जो किसानों को प्रॉब्लम थी
उन्होंने वहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को के लिए आवाज़ उठाई और उससे रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इन 1920 अवध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। मेन जो यहाँ पर रीज़न था फार्मर्स का वो यही था कि उनको परमानेंट लैंड्स प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी थ्रू तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स। जब आप एक किसान को एक परमानेंट ज़मीन नहीं प्रोवाइड करवाओगे तो ही वर्कड एज अ लेबर, उसको जगह जगह पर एक लेबर के रूप में काम करना पड़ेगा। और वही यहाँ के किसान करते भी थे, कभी एक ज़मीन पर काम कर लिया, कभी वहाँ से हटा दिया तो दूसरे खेतों पर जाके काम करने लगे, और इस वजह से उनकी एक परमानेंट इनकम नहीं होती थी। टैक्सेस या जो भी रेवेन्यूज़ उनसे कलेक्ट किए जाते थे वो प्रॉपर देने में नहीं उनको दे पाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और लेटर इट वाज जॉइंड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पर आए तो उन्होंने किसानों के प्रॉब्लम्स को देखा और इस वजह से यहाँ पर अवध किसान सभा वॉज सेटअप इन 1920। 1920 में अवध किसान सभा बनी और बाद में इसके कई अलग सब यूनिट्स भी स्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन ट्राइबल एरिया इन आंध्र प्रदेश। ट्राइबल्स यानी आदिवासियों की आंध्र प्रदेश के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज थे, जो यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू led the guerrilla warfare in the Gudem Hills of आंध्र प्रदेश। ये जगह का नाम है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुडेम हिल्स थी वहाँ पर एक गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हुई थी और किसकी लीडरशिप में? अल्लूरी सीताराम राजू की। ही वॉज अ कीन फॉलोवर ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था अल्लूरी सीताराम राजू। लेकिन इसके जो एक थॉट था वो ये था कि हम जो भी चीज़ हासिल कर सकते हैं दैट वाज ओनली थ्रू वायलेंस, यानी कि ये गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडिया को अडॉप्ट नहीं करता था, वायलेंस में बिलीव रखता था। और जो मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पे ट्राइबल्स की थी वो थी ब्रिटिशर्स के थ्रू जो टैक्स इम्पोज किए गए थे फॉरेस्टेड एरियाज में। अब जो आदिवासी लोग हैं दैट वर ओनली डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट मटीरियल्स, अब उनको लकड़ी भी वहाँ से चाहिए, जो भी उनको फॉडर वगैरह चाहिए वो सब उनको फॉरेस्टेड एरिया से ही मिलती है, और उन्हीं के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए थे। और अगर उनको कोई चीज़ वहाँ से चाहिए होती थी तो उसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बेगार करवाती थी। बेगार मीन्स यानी बिना वेजेस के आपको कोई भी काम करवाया जाना, तो यही करनी पड़ती थी यहाँ पर ट्राइबल्स को। और ये मूवमेंट इसी तरह चलता रहा और लास्ट में आकर जो अल्लूरी सीताराम राजू था उसको पकड़ लिया गया एंड इन 1924 ही वॉज एग्जीक्यूटेड, यानी उसको फांसी दे दी गई थी। नाउ अदर एरिया वॉज स्वराज इन प्लांटेशन एंड दिस इंसिडेंट वॉज रिलेटेड टू आसाम। यहाँ पर जितने भी आपको अभी ये अलग अलग एरियाज़ या ग्रुप्स बताए हैं इन पर या तो आपको क्वेश्चन आता है सेपरेट 3 मार्क्स में कि भाई प्लांटेशन वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स थी, या व्हाट वाज द नोशन ऑफ स्वराज इन प्लांटेशन एरियाज़ के जो भी स्वराज की जो धारणा थी उससे प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या समझा, क्या मीनिंग निकाले। तो हर टॉपिक से यानी कि सिटीज़ का हो चाहे कंट्री साइड का हो या प्लांटेशन या ट्राइबल एरियाज़ का, या तो इससे सेपरेट एक टॉपिक पूछ लेते हैं आपके एग्जाम्स में, या फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है कि विच ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड और हाउ डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखेंगे वो थोड़ा थोड़ा हेडिंग वाइज उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्वराज इन प्लांटेशन के प्लांटेशन एरियाज में जो वर्कर्स थे उन्होंने स्वराज का मीनिंग क्या निकाला। और फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम लिविंग द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। अब प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या थी कि इनको
इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में बना था, उसके थ्रू इन्हें बॉन्ड साइन करवाया जाता था और इनको अलग एरियाज़ में एज अ प्लांटेशन वर्कर काम करने के लिए ले जाते थे और बिना परमिशन के ये वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे। यानी अगर कभी भी उनका मन कर रहा है अपने घर जाने का, होमलैंड जाने का, तो वो विदाउट परमिशन नहीं जा सकते थे। तो जब उन्होंने गांधी जी के स्वराज नोशन के बारे में सुना तो उन्हें ये लगा कि भाई बहुत जल्द हम लोग सब फ्री हो जाएंगे, हमें अपने घर जाने की छूट मिल जाएगी और जो भी हमारे लैंड्स हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जब वो लोग उन पर्टिकुलर एरिया से निकल भागे तो उसी टाइम पर स्ट्राइक चल रही थी शिप्स वगैरह की, बोट्स की, और ब्रिटिश पुलिस जो भी थी उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और ब्रूटली बहुत ज़्यादा उनको मारा पीटा गया था। तो इस तरीके से जो भी कंडीशंस थी इस मूवमेंट से रिलेटेड वो बहुत तेज़ी से अलग अलग एरियाज़ में डेवलप होती रही। लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट किया स्वराज के साथ, जबकि जो ये मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि उन्हें आज़ादी के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के थ्रू। लेकिन सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो फार्मर्स की हों चाहे आपके ट्राइबल्स की हों, सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट कर दिया इस मूवमेंट से कि भाई हमें गांधी जी इन सारी ही प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। दैट्स वाई आगे जाके जो जितने भी ग्रुप्स थे उन्होंने इसके अंदर इतना उत्साह के साथ बाद में इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब आते हैं कि इसी तरीके से ये मूवमेंट आगे बढ़ता चला जा रहा है। सब जगह नॉन वायलेंस के थ्रू मूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ये भी मूवमेंट ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल पाया। इन 1922 इन चौरा चौरी गोरखपुर यूपी जो रिवॉल्यूशनरीज थे देवर अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन और वहाँ पर कई सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए। और इस वजह से यहाँ पे जब वायलेंस क्रिएट होती नज़र आई गांधी जी को, उन्होंने अपने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, रोक दिया, क्योंकि गांधी जी कभी भी अपने मूवमेंट के अंदर ये नहीं चाहते थे कि लोग वायलेंस क्रिएट करें, लोग मारे जाएं। इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को यहीं पर ही रोक दिया। नाउ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, जो नेक्स्ट मूवमेंट आपका आएगा वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हिंदी में इसको कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों ही जो मूवमेंट्स हैं उनके बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसका बेटा एक ही आपको सिंपल पॉइंट अगर 1 मार्क्स में आता है तो लिखना है कि नॉन कोऑपरेशन के अंदर कोई भी लॉज तोड़े नहीं गए थे, बट इन सिविल डिसोबीडियंस इंडियंस स्टार्टेड टू ब्रेक द लॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स। यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे रिलेटेड टू एनीथिंग, वो इंडियंस ने यहाँ पर आके तोड़ने स्टार्ट कर दिए थे। तो सिविल डिसोबीडियंस की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है आपका सॉल्ट मार्च से। सॉल्ट मार्च आपने प्रीवियस क्लास में आई थिंक इन क्लास 8th पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर उसकी डिटेल दी हुई है कि सॉल्ट मार्च कैसे स्टार्ट हुआ, किस ईयर में हुआ और व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ गांधी जी। तो ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको समझ आया होगा जो भी मैंने समझाया। जब आप ये टॉपिक पढ़ें उसके बाद अपने चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि